हेलो आई वेलकम यू ऑल टू आर्टेमिस आईएएस। मैं हूं अनिकेत सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन सीरीज एंड टुडे इज 1st of February 2025 and we are having four articles in the explained series and let's discuss them one by one. So the first article is about FDA approves non-opioid painkiller suzetrigine. What is its significance? Number second is Delhi, a political history. Then we have third one is building blocks of life found on asteroid Bennu. इसमें रिसर्च चल रही है. एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक सर्वे पे जो आया है, व्हाट आर द की सर्वे सेज व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम द गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी. सो नंबर वन, एफडी अप्रूव्स द नॉन ओपियोइड पेन किलर सुजेट्राइजीन. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नॉन ओपियोइड पेन किलर्स? सो अभी जो यूज हैं कॉमन वो होते हैं ओपियोइड पेन किलर्स. ओपीआई ओपियोइड पेन किलर्स. ओपीएम क्या होती है? अफीम. जो अफीम से बने होते हैं, राइट? सो ओपियोइड जो होते हैं पेन किलर्स, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. कैसे? ओपियोइड एपिडेमिक. तो यूएस में क्या है कि जो ओपीएम से बने हुए पेन किलर्स हैं जैसे कि मॉर्फिन, फेनाटिल और ऑक्सीडोन, इसमें क्या हो रहा है? पीपल आर अब्यूजिंग देम, राइट? सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ ओवरडोज डेथ. अब लोग कर क्या रहे हैं कि इसको अब्यूज कर रहे हैं, इसका ओवरडोज ले रहे हैं और इससे नशे कर रहे हैं. सो यूएस में क्या हो रहा है? ओपियोइड्स लाइक मॉर्फिन, fentanyl and oxydone are responsible for millions of overdose death. प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड्स जो सिर्फ डॉक्टर लिख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट बट दे लीड टू हाई एडिक्शन रेट्स. दर्द कम करने की दवाई होती हैं लेकिन इससे क्या हो रहा है? एडिक्शन बढ़ रहा है लोगों में, इसकी नशे की लत बढ़ रही है. ओवर 100,000 डेथ्स यानी कि 1 लाख डेथ्स वर रिपोर्टेड ड्यू टू ओपियोइड ओवरडोज इन 2022. सो वहाँ के सीडीसी का डेटा है कि मोर देन 1,000 पीपल डाइड ड्यू टू ओपियोइड ओवरडोज. अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ऐसी पेन किलर लेके आएं, ऐसी दवाएं लेके आएं जो ओपीएम से ना बनी हो, जिनका ओवरडोज ना लिया जा सके, जिनको अब्यूज ना किया जा सके. ऐसे हमें पेन किलर्स चाहिए. सो व्हाई एंड व्हाट इज अ नॉन ओपियोइड पेन किलर? सो नॉन ओपियोइड पेन किलर होते हैं विच डू नॉट कंटेन ओपीएम. एंड व्हाई? टू रिड्यूस एडिक्शन रेट्स एसोसिएटेड विद ओपियोइड्स, कि हमें इनके एडिक्शन रेट को कम करना है. अब जो सुजेट्राइजीन है, it blocks sodium channels that transmit pain unlike opioid which affects the nervous system. अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए दिस इज योर हैंड, ठीक है? आपको यू गॉट अ वुंड हेयर, आपको एक चोट लग गई और अब आपने पेन किलर लेते हैं जो आप नॉर्मल वाली ओपीएम वाली. इट सेंड सिग्नल टू योर ब्रेन दैट एवरीथिंग इज फाइन और पूरा नर्वस सिस्टम आपका ये अफेक्ट कर देता है. आपको एक ट्रैंक्विलिटी में ले जाता है, जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसे फिलोसॉफिकल स्टेज पे ले जाता है जहाँ पे आपको नशे की लत लग जाती है. आपको एक नमनेस क्रिएट कर देता है पूरे सिस्टम में. ये कौन करता है? ओपियोइड्स. इसीलिए ऐसे पेन किलर का क्या होता है? अब्यूज होता है. ऐसे चीजों का क्या होता है? अब्यूज होता है. लोग इसको ओवरडोज लेते हैं ताकि उनको नशे आए, ताकि उनको मजा आए, ठीक है, यूफोरिया मिले उनको. तो अब वो दर्द के लिए नहीं ले रहे हैं, दे आर ओवर यूजिंग इट, दे आर टेकिंग द ओवरडोज ऑफ इट एंड दे आर अब्यूजिंग इट एंड दिस इज क्रिएटिंग अ हाई एडिक्शन प्रॉब्लम, राइट? सो अब सुजिट्राइजिन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्या करता है? ये सिर्फ सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, ठीक है? सोडियम पोटेशियम पंप होता है बॉडी में, जो आपके नर्वस सिस्टम में, जो आपके न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड में और साथ साथ आप जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपके नर्व्स और ब्रेन में, ये सोडियम और पोटेशियम ले जाते हैं. तो ये सोडियम चैनल को ही बंद कर देता है, जिससे कि ट्रांसमिट होता है आपका पेन. जब दर्द के सिग्नल ही नहीं पहुंचेंगे आपके ब्रेन में तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा. ओपियोइड क्या कर रहे थे? ओपियम वाली दवाएं वो आपके पूरे दर्द को ही नहीं, वो पूरे आपके नर्वस सिस्टम को ही शट डाउन कर दे रहा था. बट व्हाट सुजिट्राइजीन एंड नॉन ओपियोइड पेन किलर्स आर डूइंग, दे आर जस्ट ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल दैट ट्रांसमिट्स पेन, ठीक है, अनलाइक द ओपियोइड्स विच अफेक्ट द होल नर्वस सिस्टम. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सुजिट्राइजिन अप्रूवल? इसके अप्रूवल मिलने से क्या सिग्निफिकेंस है?
मेडिकल एडवांसमेंट, कि भाई मेडिकल फील्ड में एक एडवांसमेंट आएगा। इट विल रिड्यूस ओपियोइड डिपेंडेंसी एंड एडिक्शन रेट। जब ओपियोइड डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन टू द एडिक्शन रिस्क एंड इट विल डिक्रीज दैम। It will provide a safer alternative for post-surgical and chronic pain। सेफर अल्टरनेटिव कैसे, कि भाई आपको इससे लत नहीं लगेगी, आपका नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी आफ्टर सर्जरी, सर्जरी होने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ओपियोइड्स दिए जाते हैं जिससे कि आपको दर्द महसूस ना हो, और क्रॉनिक पेन में आपको राहत भी मिलेगी इससे। अब what are its economic and industrial impacts? So it could influence the pharmaceutical markets, leading to global adoption। अब pharmaceutical markets में तहलका मचा सकता है ये। it is a new innovation। इससे क्या होगा, pharmaceutical markets को, एक नई मेडिसिन इंडस्ट्री को एक मार्केट मिलेगा। साथ साथ इंडिया, which is the world's pharmacy, India is also known as the pharmacy of the world because we create so much pharmacy and so much medicines for the whole world। So India's generic medicine industry, it may seek production rights, right? Now, what are the regulatory lessons for India? Regulatory lessons इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं, वो हम देखते हैं, right? So India may get the production rights, right? So what are some regulatory lessons for India? How India can advance? So India has a strict drug approval processes under CDSCO, that is Central Drugs Standard Control Organization। हम इसमें अपने ड्रग्स को अप्रूवल देते हैं, कैसे ड्रग आगे बढ़ेगी, कैसे दवाई बनेगी, उसमें कैसे प्रोडक्शन राइट्स होंगे, राइट, हु कैन एक्सेस देम, और क्या उसको जेनरिक मेडिसिन बनाना है या नहीं बनाना है। Then we have Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985. It regulates the opioids। ये NDPS, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances को regulate करता है। इसमें आपको सजा भी हो सकती है if you are in the possession of these kind of drugs and all these things। It is a strict liability based law in which it will not be taken into consideration कि आपका उसमें guilty mind था कि आप रखना चाहते थे या नहीं। It's if it's just if the police or the NCB, the Narcotic Control Bureau, has got any clue about that you're having such kind of position, you will be charged, right? Then the new approvals like Suzetrigine might influence India's pain management guidelines। हमारी जो पेन मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं कि कैसे हमें दवाइयों को देना है, पेन किलर्स हैं उनको देना है, किस तरीके से देना है, वो सब हमारे गाइडलाइंस को भी अफेक्ट कर सकता है, और हमें इसमें अप्रूवल्स के लेने की भी ज़रूरत होगी। Then what are some challenges and ethical concerns? The one is about affordability and access। New drugs are often expensive। जो नई दवाई होती हैं वो काफ़ी हद तक महंगी होती हैं क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। It will make them inaccessible for the lower income population। जिनकी आय कम है, जिनका इनकम कम है, उनको प्रॉब्लम मिलेगी। लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये हमें मालूम ही नहीं है। सो नो लॉन्ग टर्म स्टडीज ऑन साइड इफेक्ट्स एंड इफेक्टिवनेस कंपेयर टू ओपियोइड्स। ओपियोइड्स तो हम काफ़ी लंबे समय से लेते आए हैं, तो हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में इट कैन कॉज प्रॉब्लम, इट कैन ऑल्सो कॉज सम रीनल इन्फेक्शन लाइक किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट हमें अभी नॉन ओपियोइड ड्रग्स का कुछ मालूम नहीं है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, इंडिया हैज़ अ हाई केस ऑफ क्रॉनिक पेन, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हो गए, पोस्ट सर्जिकल केसेस हो गए। सो इंडिया में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है इसमें, as far as there are no long term concerns and lack of awareness among doctors and patients about non opioid alternatives। तो हमारे डॉक्टर्स को के साथ साथ पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों की नहीं मालूम, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसी भी कोई ड्रग्स हैं जिनका नॉन ओपियोइड में, जिनमें नॉन ओपियोइड ड्रग्स के अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं आजकल। आंसर राइटिंग में आप देख सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ नॉन ओपियोइड पेन किलर्स इन एड्रेसिंग द ओपियोइड क्राइसिस, एग्जामिन द रोल ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन इंश्योरिंग सेफ ड्रग अप्रूवल्स, केस स्टडी आप कर सकते हैं, इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड स्कोप फॉर इनोवेशन इन पेन मैनेजमेंट। देन दिल्ली ए पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सेकंड न्यूज़ है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटैरिटी एंड गवर्नेंस में आपको हेल्प करेगा ये। सो हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था, आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कभी इम्प्लीमेंट किया गया था, और अगर किया भी गया था तो उसकी प्रोविजंस क्या थे, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। सो दिल्ली वाज अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम। 1952 में दिल्ली गॉट इट्स फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ब्रह्म प्रकाश वाज द सीएम एट दैट टाइम। 1952 में पहली लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी। 1956 में इसको क्या बना दिया गया है, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इट वाज डिमोटेड, लूजिंग इट्स लेजिस्लेचर, उसके लेजिस्लेचर को
खत्म कर दिया गया। जैसे कि अभी कश्मीर में हुआ था 2019 में, कश्मीर को यूटी बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख अलग किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेचर को खत्म कर दिया गया था। वो अलग बात है कि अब उसको रिवाइव कर दिया गया है। 1991 से 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, और आर्टिकल ऐड किए गए थे, आर्टिकल 239 AA, और इसमें दिल्ली को लेजिस्लेटिव पावर्स फिर से रिस्टोर कर दी गई। करंट गवर्नेंस क्या है? सो दिल्ली हैज अ सीएम, यू नो दैट, एंड एन असेंबली, बट पुलिसिंग एंड लैंड इश्यूज रिमेन अंडर द सेंटर। असेंबली है दिल्ली के पास, कैबिनेट है, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बट पुलिसिंग, लैंड इश्यूज, ये किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इससे प्रॉब्लम क्या आती है? इट कॉजेज फ्रीक्वेंट क्लैश बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सीएम, स्पेशली अंडर द आम आदमी पार्टी रूल। अब आपने तीन लिस्ट सुनी होंगी: स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में आपका आता है डिफेंस, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, देन आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आता है आपका किसमें? सेंट्रल की लिस्ट, सेंट्रल की पावर में, सेंट्रल लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में आपका आता है पुलिस, लैंड, एग्रीकल्चर। अब आप देखिए, स्टेट के नाम पे आपको असेंबली मिल गई, चीफ मिनिस्टर मिल गया, इलेक्टेड असेंबली मिल गई, बट आपकी जो मेन फंक्शंस हैं पुलिस के, लॉ एंड ऑर्डर के, लैंड के, वो कहाँ चले गए? सेंट्रल के पास चले गए। सो इट क्रिएट्स अ रकस बिटवीन दी लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दी आम आदमी पार्टी रूल्ड दिल्ली असेंबली। सो अब दिल्ली को प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? इट हैज अ लिमिटेड ऑटोनॉमी, सो एलजी हैज द ओवरराइडिंग पावर्स कॉजिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? ओवरराइडिंग पावर किसके पास है? एलजी के पास है। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का और म्यूनिसिपल अफेयर्स का। स्टेटहुड की डिमांड करते हैं कि भाई वी वांट फुल स्टेटहुड, लेकिन दिल्ली में क्या है? नेशनल कैपिटल है इंडिया की, ठीक है। उसको अगर फुल स्टेटहुड दे देंगे तो एक सिक्योरिटी रिस्क आ जाएगा। आप देख के चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सब कुछ कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेशनल कैपिटल दिल्ली में है, पार्लियामेंट दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, और आपका जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं वो सब दिल्ली में हैं। तो दिल्ली को अगर हम लॉ एंड ऑर्डर और सब कुछ लैंड वगैरह दे देंगे तो इट विल क्रिएट अ सिक्योरिटी रिस्क एज स्टेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है 2018 एंड 23 की रूलिंग्स में, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली बट मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन मोस्ट मैटर्स। या आप मेरे को बताएंगे विच आर्टिकल टेल्स अबाउट दिस इन दी स्टेट की जो पावर्स होती हैं, जो स्टेट और गवर्नर के बीच का रिलेशन होता है, या आप मेरे को बताएंगे किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि जैसे नॉर्मल स्टेट्स में गवर्नर कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, वैसे ही इट इज अबाउट दी दिल्ली ऑल्सो, क्योंकि दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, द मिनिस्टर्स, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट असेंबली, और दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसलिए आप उनके जो मैंडेट्स हैं और जो जनता का मैंडेट है, आप उसको ओवररूल नहीं कर सकते। इट इज क्लैरिफाइड बाय द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। हाउएवर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स की आर्टिकल 239 AA में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को और पावर्स दे दी। What are the challenges and way forward? So it creates a political deadlock between the center and the Delhi government. Disputes, इट अफेक्ट्स दी गवर्नेंस ओवरऑल, यानी कि प्रॉब्लम किसको आती है? आम जनता को। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन सर्विसेज? जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स को, गवर्नमेंट जो सिटीजन्स को सर्विसेज देती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सो म्यूनिसिपल इश्यूज लाइक एमसीडी की फंडिंग, पोल्यूशन कंट्रोल आर ऑलवेज अनरिजॉल्व ड्यू टू पावर स्ट्रगल्स। वो बोलते हैं उनकी गलती है, सेंटर बोलता है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी बोलती है कि भाई बीजेपी रूल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया। सो इट्स ऑल अबाउट दी shifting of blame from one to another, right? So what are the way forward? So we should review the article 239 AA for better governance and clarity, possible restructuring, ठीक है, सिमिलर टू पौंडीचेरी मॉडल। पौंडीचेरी मॉडल आप पढ़ेंगे कि पौंडीचेरी कितने स्टेट्स में है, कैसे वहाँ का मॉडल डिफरेंट है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। नाउ द जुडिशियल रिफॉर्म्स should be there to define the central and UT relations most clearly, ठीक है। ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू सॉल्व देम, और इसके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे जो मैंने आपको पीडीएफ दी है। थर्ड इज अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फाउंड इन एस्ट्रॉयड बेन्यू सैंपल्स। सो नासा के जो ओराइसिस रेक्स मिशन है उसने कुछ कलेक्ट किए हैं एस्ट्रॉयड बेन्यू से सैंपल्स, जिसमें साइंटिस्ट को मिले हैं कुछ अमीनो एसिड्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बन मिला है और कुछ अमीनो एसिड यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड मिले हैं, ठीक है। अब इन दोनों के मिलने से एक पोटेंशियल लाइफ होने के और लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक होने के आउट ऑफ द अर्थ प्रमाण मिले हैं, एंड इट सपोर्ट्स द पेंसपर्मिया थ्योरी, यानी कि लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेस।
व्हाट डज पेंसपर्मिया थ्योरी सेज, कि मान के चलिए उन्होंने बोलते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ वाज अ लाइफलेस प्लैनेट, ओके, कहीं बाहर से एस्टेरॉयड आके गिरा और उसमें कुछ ऐसे पेंसपर्मिया जैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिससे कि लाइफ इमर्ज करी अर्थ पे। तो ये पेंसपर्मिया थ्योरी के सपोर्टर्स क्या बोलते हैं कि द लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आउटर स्पेस इनटू द प्लैनेट अर्थ, राइट। सो इस थ्योरी को काफी ज्यादा ये सपोर्ट करता है, ऐसे अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का किसी एस्टेरॉइड पे मिलना। सिग्निफिकेंस क्या है? इट स्ट्रेंथेन्स रिसर्च इनटू ओरिजिन ऑफ लाइफ, हेल्प्स अंडरस्टैंड द प्लैनेटरी फॉर्मेशन, कि कैसे प्लैनेट्स बने, इनका हमें कुछ मिलेगा आउटर सोर्स से। स्पेस एक्सप्लोरेशन बेनिफिट्स क्या होंगे कि डीप स्पेस मिशंस जैसे कि चंद्रयान और गगनयान को हम यूज कर सकते हैं इन फाइंडिंग्स में। इट में ऑल्सो इन्फ्लुएंस मार्स मिशन इन द सर्च ऑफ लाइफ, कि क्या मार्स पे कभी लाइफ थी, उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। चैलेंजेस क्या है कि भाई अनसर्टेनिटी है, कि फाइंडिंग सच मॉलिक्यूल्स डज नॉट मीन कि इट विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, राइट। फाइंडिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डज नॉट ऑलवेज मीन्स कि वील प्रूव सम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। हाई कॉस्ट है स्पेस मिशन के, कि भाई बिलियंस ऑफ बिलियंस खर्च होता है कि हम अर्थ के जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनकी प्रायोरिटी दें, या फिर भाई जो बाहर जिसके बारे में अनसर्टेनिटी है उस पर पैसा लगाएं। सो इट क्रिएट्स अ मॉरल डिलेमा ऑल्सो। कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू सॉल्व देम। Then we are having the fourth article about the key takeaways from the Economic Survey 2025। Economic Survey आपको मालूम है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट की लास्ट ईयर की पॉलिसीज को बताता है, कैसे गवर्नमेंट ने काम किया, और जनरली ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसके बारे में भी काफ़ी न्यूज़ आती रहेंगी, हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम शॉर्ट में देखते हैं कि क्या खबरें आई हैं। सो जीडीपी ग्रोथ इज हाईएस्ट इन दी लास्ट 5 ईयर, अबव 7%। दैट्स वेरी गुड। इन्फ्लेशन चैलेंज क्या है कि भाई फूड और फ्यूल के प्राइसेस अभी भी काफ़ी वोलेटाइल, यानी कि बदलते और घटते बढ़ते रहते हैं। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर दी स्पेशली फॉर द पीपल हु आर पुअर एंड हु आर नॉट दैट वेल ऑफ। देन एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि भाई ग्रोथ हुई है बट अभी भी यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अभी भी है। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस लाइक पीएलआई स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि जितना आप बनाएंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। डिजिटल इकोनॉमी पुश, ये कुछ गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस हैं जिससे कि जीडीपी ग्रोथ में काफी फायदा मिला है। व्हाट आर सम चैलेंजेस? सो वाइडनिंग वेल्थ गैप, कि भाई अभी एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया जितने ब्रिटिश के टाइम जितना अनइक्वल नहीं था उससे ज्यादा अनइक्वल अब हो गया है, कि इतना इनकम गैप आ गया है इंडियंस की। जो टॉप 1% है, जो टॉप 1% लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो इनकम होल्ड करते हैं इंडिया में, और इंडिया अब ब्रिटिश टाइम से भी ज्यादा अनइक्वल हो गया है। सो इट रिक्वायर्स अ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, राइट। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो रहा है, इट कॉल्स फॉर ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटजीज। वे फॉरवर्ड क्या है? सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई हम अपने लेबर सेक्टर को और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि सर्विस सेक्टर नो मैटर कितना ज़्यादा हमको जीडीपी दे, बट इट विल ऑलवेज क्रिएट अ जॉबलेस ग्रोथ, जो कि इंडिया को नहीं चाहिए। वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑन ऑफिशियली, और ऑफिशियली जब हमारे सेंसस होगा इट विल कम इनटू पिक्चर। सो नाउ बूस्टिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट वाया मनरेगा एंड स्किल इंडिया, ये हमें करना ज़रूरी है ताकि भाई रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ताकि अर्बनाइजेशन कम हो, लोग शिफ्ट ना करें रूरल एरिया से टुवर्ड्स अर्बन एरिया, एक अर्बन बम्बार्डमेंट ना हो। इसमें हमें मनरेगा को फंड्स देने पड़ेंगे और इसके लिए इंडिया को और बेटर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एनालाइज द की ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2025 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग। ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आप इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसकी वीडियो हम आने वाले टाइम में बनाएंगे। एंड आई होप कि आपको आज का ये जो लेक्चर था काफ़ी पसंद आया होगा। इसके टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और आप इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करें, अपने नोट्स में ऐड करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में पूछें। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।